साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसके पहले भाग में हमने देखा कि जो सूद जी और पुरी जो है वह जो पंचवार्षिक योजना है उसकी चर्चा करने के लिए, और जो पंचवार्षिक योजना प्रकाशित करने से पूर्व वह एक समिति में बैठक के लिए दिल्ली आए थे। और दिल्ली आने के बाद वह सूद जी का जो व्यवहार है डॉक्टर नाथ को अच्छा नहीं लगता, और वह एक उनका व्यवहार जो डॉक्टर नाथ को हुकुमशाह लगता है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का भाग अभी देखेंगे। हम लोगों ने योजना की व्यवस्था सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं में ही बनाई, यानी एक सरकार ने जो योजना बनाई एक निर्दिष्ट सीमाओं यानी कुछ सीमाओं में ही वह योजना कौन सी थी? योजना यह थी कि जो नई उद्योग निर्माण करना, इनमें कम्युनिज्म या मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व का अवसर नहीं कही, यानी वो जो भी है उसमें मजदूर वर्ग की कोई विकास होने की संभावना नहीं थी। हमारी अविकसित परिस्थितियों में जिस बोझ को स्वतंत्र निजी व्यवसाय की व्यवस्था नहीं उठा सकती, उसे राष्ट्रीय साधनों और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से पूरा करने का प्रयत्न है। यानी जो भी जिस बोझ को स्वतंत्र निजी सह नहीं सकती, उस बोझ को राष्ट्रीय साधनों और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से पूरा करने का प्रयत्न था। मेरा ख्याल है इस समय कांग्रेस की यह नीति है। इस योजना के मुख्य आधार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने निश्चित किए, यानी इस योजना के जो आधार है वह पंतप्रधान और मंत्रिमंडल ने सिद्ध किए या निश्चित किए हैं, तैयार किए हैं। योजना की रूपरेखा उन्हें समय समय पर बताई जाती रहे, यानी जो योजना की जो भी वह रूपरेखा है वह समय समय पर बता जाए। सुध जी बिगड़ कर थुलथुलाने लगे। प्रधानमंत्री को हवा में रहते रहते हैं। प्रधानमंत्री लाखों आदमियों की भीड़ से एक साथ मिलते हैं। काम भीड़ से नहीं चलता। प्रधानमंत्री भीड़ से चुनाव के लिए चंदे की ही अपील करके देख ले, यानी वह सुध जी कहते हैं प्रधान जो है एक साथ ये अकेले में किसी को नहीं मिलती है, वह एक साथ लाखों लोगों को भीड़ को मिलते हैं। परंतु वह जो है चुनाव के लिए चंदे की तरह चंदा मांग कर देखे। लाख की भीड़ से 10,000 भी नहीं मिलेगा। आगामी इलेक्शन के लिए एक एक राज्य में करोड़ करोड़ का खर्च पड़ेगा, यानी वह आप चंदा मांगोगे भीड़ में तो 10,000 भी आपके पास नहीं मिलेंगे, कोई नहीं देगा। और जो इलेक्शन आने वाला है उसको लिए एक राज्य में करोड़ों का खर्चा पड़ेगा। प्रधानमंत्री इकट्ठा कर देंगे ये रकम। सोशलिस्टिक ढंग एक बात है, पर ढंग व्यवहारिक तो होना चाहिए, यानी सामाजिक जो ढंग है वह बात है, लेकिन जो भी ढंग है सामाजिक वह भी एक सही तरीके का होना चाहिए। व्यवहारिक ढंग हम लोग कैसे मंजूर कर सकते हैं? जिम्मेवारी तो हमारी है, यानी वो व्यवहारिक ढंग कैसे हम वहाँ पर मंजूर कर सकते हैं? जिम्मेदारी तो सरकार की है, हमारी है। वे तो अपना आशीर्वाद देकर एक तरफ हो जाएंगे, यह बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। पंतप्रधान जो है जो कुछ भी वह योजना है, जो कुछ भी बात है वह तो कहकर चले जाएंगे, लेकिन जो उसके पीछे का जो भी करना है वह तो कार्यकर्ताओं को, सूद जी जैसे नेताओं को ही करना पड़ता है। फिर सूद जी दूसरी बातें करने लगे। अजीब बातें, विस्मय है और दुख भी है, क्योंकि मुझे वह पूरी की वो सूझ लगी, यानी वह पूरी की जो सूझ लगी। सूद जी ने कहा, तुम तो केवल अर्थशास्त्र के विद्वान हो, यानी नाथ से कहा सूद जी ने, तुम तो केवल इकोनॉमिक्स के विद्वान हो, यानी अर्थशास्त्र के विद्वान हो। खोज और अध्ययन तुम्हारा विषय है। तुम खामखा इस झगड़े में इस बर्बाद कर रहे हो, यानी तुम खामखाम तुम्हारा जो काम है वह तो अर्थशास्त्र का है, खोज छानबीन करना और फिर नए सिद्धांत मानना। तुम खामखा इस राजनीति के झगड़े में समय बर्बाद कर रहे हो। यह तो मामूली सिक्योरिटियों के काम है। तुम्हारे लिए उचित स्थान राष्ट्रीय खोज संस्था में है, यानी तुम्हारे लिए जो भी काम है वह राष्ट्रीय खोज संस्थान में है। यहाँ पर क्या कर रहे हो? तनख्वाह भी यहाँ से अच्छी हो जाएगी। अध्ययन के लिए पूरा अवकाश रहेगा। साल 2 साल में पंजाब में या किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनने का अवसर हो सकता है, यानी तुम वहाँ पर जाओगे। राष्ट्रीय
खोज संस्थान में, तो वहाँ पर तुम्हें अध्ययन करने का भी समय मिलेगा और वहाँ से अध्ययन हो जाने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर यानी कुलपति के पद पर तुम जा सकते हो। वाइस चांसलर के अवसर तुम्हें मिल सकते हैं। सुध जी के लिए आश्वासन देने को तैयार थे, यानी सुध जी आश्वासन देने के लिए तैयार थे। तारा मौन रही, फिर गहरा सांस लेकर बोली, चक्कों के भीतर चक चल रहे हैं। यानी जो चक्कों के भीतर चक चल रहे हैं, यानी जो चक्की होती है वो अ, घूमती है और उसके नीचे जब भी अनाज पिसता है उसी प्रकार अवस्था हो चुकी है। मुझे तो डर ही लगता है, यह लोग जाने क्या कर डाले। यानी वो तारा कहती कि मुझे डर लगता है कि ये जो लोग हैं राजकीय, ये क्या कर डाले। डॉक्टर फिर बोला, पर मुझे पूरी पर विस्मय होता होता है। मुझे बाहर छोड़ने आया तो ज़रूर अपनेपन से कुछ बात की, पर सुध जी के सामने बिल्कुल रूखा बन रहा है। यानी पूरी जब नात को बाहर छोड़ने आया तो कुछ अपनेपन से बात की, लेकिन सुध जी के सामने बिल्कुल कुछ शांत रहा, कुछ नहीं बोला। मुझे ख्याल था यहाँ आएगा, अब तक आ गया होता। वे लोग तो रात की ही गाड़ी से पंजाब लौट रहे हैं। यानी वो कहता है कि पूरी यहाँ आया होगा तुमसे मिलने, और फिर वहाँ बाकी के जो लोग हैं रात की ही गाड़ी में पंजाब चले गए। डॉक्टर साहब खाना लाऊं? तारा ने प्रसंग बदलने के लिए कहा। यानी प्रसंग बदलने के लिए तारा ने कहा डॉक्टर साहब से, क्या मैं खाना लगाऊं? खाना खाऊंगा, पर पहले कन्नाट प्लेस से पतलूनों तो ले आओ। दुकान 8 बजे बंद हो जाएगी, 8-10 मिनट में लौटता हूँ। यानी नाथ कहते हैं कि मैं कन्नाट प्लेस से जो भी वहाँ पतलून है वहाँ से मैं लाता हूँ, नहीं तो दुकान जो है 8 बजे बंद हो जाती है, फिर खाऊंगा। डॉक्टर अपना ब्रीज केस और खरीदे हुए कपड़ों का बंडल तिपाई पर छोड़कर जीना उतर गए। यानी वह जो भी वह कपड़े का खरीदे थे वह वहीं पर रखे और जीने से उतरकर नीचे गए। तारा रसोई की ओर गई, खाट पर लेटी पूरनदेही ने कमज़ोर आवाज़ में पूछ लिया, डॉक्टर साहब आए हैं? यानी वह तारा जो है रसोई की ओर गई और खाट पर लेटी पूरनदेही ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या डॉक्टर साहब आए हैं? डॉक्टर साहब आए हैं। मैं उठकर 2 फुल्कियाँ सेंक दूँ। यानी तो वह पूरनदेही कहती कि मैं उठकर कुछ रोटियाँ बना दूँ। नहीं बुआ, तुम नहीं उठना, मैं देख लूँगी, अभी ज़रा देर में आएंगे। यानी वो कहती कि तारा मैं कर लूँगी, अभी देर में आएंगे। तारा ने देखा, परसों ने क्या बताया है? फुलके बनाने के लिए शेष थे, उनसे परसों ने कहा, फुलके मैं बनाता हूँ, तुम एक पाव रबड़ी और नीचे होटल से एक कटोरी मीट ले आओ, झटपट खाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें साथ जाना। यानी वह परसों से कहा कि तुम जो रोटियां मैं बनाती हूँ सेकती हूँ, तुम नीचे जाकर कुछ रबड़ी और एक कोटरी मीट ले आओ, झटपट खाना खाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें साथ जाना है नाथ के। नाथ ने लौटकर खाना खाया। खाते समय उसे फिर पूरी की याद आ गई। यानी खाना खाते समय डॉक्टर साहब को फिर पूरी की याद आएगी। कनक को मैंने 3-4 बार ही देखा है, भीतरी बात नहीं जानता, पर मुझे वह सच्ची और सांप लगी। यानी नाथ कहता है कि मैंने कनक को 3-4 बार देखा है, वह दिखने में भी ऊपर से अंदर से और बाहर से बिल्कुल साफ अच्छी लगती है, साफ सुथरी, यानी कोई मैल नहीं है। पूरी के ऐसे ही किसी व्यवहार से उसका मन फट गया होगा। यानी पूरी के ऐसे व्यवहार से ही उसका मन फट गया होगा, मन में गुस्सा उत्पन्न हुआ होगा। तारा ने स्वीकार किया, बहुत साहसी सच्ची है, उसका परिवार इस विवाह के विरुद्ध था। यानी तारा कहती है कि उसके वह कनक जो है साहसी है, सच्ची है, उसके परिवार ने कनक के विवाह के लिए भी कनक के परिवार ने विरोध किया था। भाई की उस अवस्था में कनक का इस विवाह के लिए आग्रह बहुत साहस और त्याग की बात थी। यानी परिवार के विरुद्ध में जाकर कनक की शादी करना यह एक साहस की और त्याग की बात थी। अनुमान है उसे किसी बात में ज़रूर असहाय निराशा हुई है, बहुत कुछ कह रही थी। यानी वह तारा कहती कि उसने उसे ज़रूर किसी बात से लेकर असहाय निराशा हुई है, बहुत कुछ कह रही थी। डॉक्टर अपना ब्रीफ केस और कपड़े उठान लगा तो तारा ने रोक दिया। यानी डॉक्टर साहब जो है अपना जो भी सामान है वह उठाने लगा तो तारा ने रोक दिया। डॉक्टर साहब परसों आपके साथ आ जाएगा, जब तक दूसरा आदमी नहीं मिलता।
नहीं रहेगा, वही रहेगा, जैसा तैसा खाना बना ही लेता है। यानी डॉक्टर साहब को तारा कहती है, परसों है आपके साथ जाएगा और जब तक दूसरा नौकर नहीं आएगा तब तक वह आपके साथ पास ही रहेगा। खाना वो बनाना ऐसा वैसा बनाना जानता है। डॉक्टर ने विरोध किया, क्या कहती हो? यहाँ कैसे काम चलेगा? बुआ बीमार है, तुम उसे और आदमी लाने के लिए कह दो। तुम क्या होटलों में खाने जाओगी? क्या पागलपन! यानी वो डॉक्टर साहब तारा से कहते, तुम यहाँ का नौकर भेजकर यहाँ कौन काम करेगा? तो पूरन जो बुआ जो है बीमार है और तुम क्या होटल में बाहर खाना खाओगी? ये कैसा पागलपन है? नहीं डॉक्टर साहब, तारा ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं उसे कह चुकी हूँ। अब अब तो बुआ जी की हालत काफ़ी सुधर गई है। तारा ने परसों को बुला लिया और डॉक्टर का सामान उसके साथ में दे दिया, यानी डॉक्टर का सामान भी उसके साथ में दे दिया। परसों के न होने के कारण पूरनदेवी सुबह नहाकर दीवार का किवाड़ों का सहारा लेकर रसोई की ओर जा रही थी। यानी जो परसों नहीं था, तो नौकर नहीं था, तो पूरनदेवी सुबह उठकर जो भी स्नान हो करके दीवार और दरवाजे का सहारा लेकर रसोई में जा रही थी। तारा ने उसे रोक दिया, नहीं नहीं, अभी चूल्हे के पास नहीं जाना। यानी तारा ने रोक दिया, अभी आप चूल्हे के पास नहीं जाना, मैंने दोनों के लिए खिचड़ी बना ली है। तारा बहुत दिन बाद रसोई में गई थी, यानी वो कही थी कि हमने दोनों के लिए खिचड़ी बना ली है। तारा बहुत दिनों के बाद रसोई में गई थी। देखा परसों ने खूब कूड़ा जमा जमा कर रखा था, यानी परसों ने बहुत सारा कचरा बना के रखा था। सोचा मर्दों को रसोई और घर की सफाई में रुचि नहीं होती, किसी तरह निभा देने के लिए काम कर देते। यानी पुरुष को जो है जो भी रसोई का और घर का काम करने में रुचि नहीं होती, पसंद ही नहीं होती, फिर भी वो किस तरह घर का काम करते हैं। वहाँ बंगले पर जाने क्या हाल होगा, परसों क्या कर सकेगा। 3 बजे दफ्तर से सो जाकर देख देख आऊँगी, परसों को समझाती भी आऊँगी। यानी वो कहती है कि मैं परसों यहाँ इतना ऐसा हाल करता है तो वहाँ काम क्या करेगा। मैं 3 बजे दफ्तर से आने के बाद उसका हाल चाल देखूंगी और उसको समझाऊंगी। तारा 3 बजे डॉक्टर के बंगले पर चली गई। बंगले का फाटक मुंदा था। तारा ने 2 बार हॉर्न दिया, कोई उत्तर नहीं मिला। समझ गई परसों सो रहा होगा। खुद ही फाटक की आड़ेस हटाकर गाड़ी भीतर ले गई। परसों दरवाजे बंद किए, ड्राइंग रूम में पंखा छोड़कर दरी के बीचों बीच सो रहा था। यानी वह तारा ही फाटक खोल के गेट खोल के अंदर गई और फिर ड्राइंग रूम में देखा, परसों जो है वहाँ पर ड्राइंग रूम में सो रहा था पंखे के नीचे। तारा ने घूम घूम कर देखा, परसों ने ऊपर से झाड़ पोंछ लिया था, परंतु धूल कूड़ा सब जगह मौजूद था। यानी परसों ने सब कुछ साफ किया था, लेकिन जो धूल कचरा है वह वही वैसा ही ज़मीन पर पड़ा था। तारा ने परसों को गंदगी दिखाकर काम के लिए चुस्त किया, झाड़ू झाड़न लाने के लिए कहा। यानी वह झाड़ू जो है झाड़ने के बाद कचरा जो है वह लाने के लिए निकालने के लिए कहा। स्वयं भी साड़ी का आंचल कमर में कस लिया। परसों ने ड्राइंग रूम की दरी उठाई, दरी के नीचे कब से जमा गर्द की तरह जमी हुई थी। ऊपर कोने से जाला साफ कराया, दीवार झटकाई, पानी की बाल्टियाँ मंगवा कर फर्श धोना शुरू किया। परसों बार बार कह रहा था, बीबी जी मैं करता हूँ, आप रहने दें। यानी तारा भी उसकी सहायता कर रही है साफ सफाई में, जो भी काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तारा और परसों। फिर वह नौकर परसों करता है कि बीबी जी रहने दीजिए, मैं कर लेता हूँ। तारा ने कहा, मैं सफाई करके दिखाती हूँ कि कैसे करनी चाहिए। यानी तारा कहती कि कैसे साफ करते हैं, मैं करके दिखाती हूँ सफाई। ड्राइंग रूम का फर्श खूब सूख रहा था, तो तारा ने दफ्तर का कमरा साफ करवाया। यानी जो ड्राइंग रूम का जो कमरा फर्श है, ज़मीन का फर्श है, वह सूख रही थी। तब तक तारा ने जो ऑफिस का जो कमरा है वह साफ करवाया। चाहती थी डॉक्टर के लौटने से पहले सब कुछ ठीक कर दे। परसों से कह दिया, तुम रसोई के सब बर्तन मांज कर ठीक कर दो। यानी वह चाहती थी डॉक्टर साहब ऑफिस से आने से पहले सब कुछ अच्छा खाचा चकाचक घर हो, और वह उसको परसों कहती कि तुम रसोई में जाकर बर्तन धो लो। गुसल खाने में झाँका तो 2-3 गंदे तौलिए और उतारे हुए बनियान चांगी कपड़े, यानी जो भी वह गुसल खाना यानी बाथरूम में देखा, तो वॉशरूम में देखा, जो भी बदले हुए कपड़े वहीं पर थे। तारा ने परसों से एक डिब्बा साबुन का चूरा ले आने के लिए कह दिया। यानी वो साबुन का डिब्बा भी ले आने के लिए कहा परसों को। तारा ने दफ्तर के बाद सोने के कमरे की
और ध्यान दिया। फिर दफ्तर का कमरा हुआ, फिर सोने की जो कमरा था वहाँ की ओर उसकी ओर ध्यान दिया। देखा डॉक्टर अपने बिस्तर को जैसे-तैसे सीधा करके पलंग पोंछ से ढक कर चला गए थे। डॉक्टर जो है कैसी किसी तरह वो बिस्तर को वैसे ही रखकर चला गए थे। चादर में खूब सलवटें पड़ी थी, खेस और दरी में भी सलवटें थी। पलंग के सामने बिछे छोटे से कालीन को हटाने के लिए तारा नीचे झुकी तो देखा पलंग के नीचे पहने हुए कपड़े पड़े थे, यानी जो पलंग के नीचे जो पहनने के जो कपड़े हैं वह पड़े थे। तारा ने पलंग के नीचे से कपड़े खींच लिए। उतारी हुई 4 सफ़ेद पतलूनें और कमीज़ें थी, यानी जो भी डॉक्टर साहब ने बदले हुए कपड़े थे वह वहाँ पर पड़े हुए थे, सफ़ेद कमीज़ें और पतलून। कपड़े उठाकर अलमारी में रख देने के लिए तारा ने पतलून, कमीज़ें बाहों में समेट कर लिया, यानी जो भी उसने हाथ जो नीचे पड़े हुए कपड़े लिए और अलमारी में रखने के लिए गई। मर्दानी कपड़ों को छूने का अवसर बरसों बाद आया था, यानी जो पुरुषों के जो कपड़े हाथ में लेने का अवसर तारा को बहुत दिनों के बाद आया था, जैसे वह विभाजन के बाद नहीं, विभाजन से पहले ही। डॉक्टर की पतलूनें और कमीजें बाह में समेट लेने से तारा को अजीब सा लगा। पसीने की तीखी सी गंध अनुभव हुई। मन कपड़े फेंक देने को नहीं हुआ, यानी वह उस कपड़े से पसीने की गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, फिर भी कपड़े को फेंक देने को नहीं हुआ। गंध गंध प्यारी सी लगी। ख्याल आ गया डॉक्टर साहब के हैं, यानी ख्याल आया डॉक्टर साहब के हैं। कपड़ों में माथा माथा छुआ दिया। कपड़ों को अलमारी में न रखकर बाह में लिए रखी। फिर लज्जा गई। हाय, यह क्या पागलपन, यानी फिर उसको उसी प्रकार कपड़ों को वह हाथ में बाह में पकड़े रही और फिर कहती है, सोचती है कि यह क्या पागलपन। 5:15 बज रहे थे। तारा सब कुछ कर चुकी थी। परसों साबुन लेकर नहीं लौटा था। तारा परेशान हो रही थी, यानी जो तारा जो है सब कुछ कर चुकी थी। परसों जो है साबुन लेकर नहीं आया था और तारा परेशान हो रही थी। चाहती थी शेष काम भी जल्दी समाप्त करके डॉक्टर के आने से पहले लौट जाए, यानी वो डॉक्टर आने से पहले सब कुछ काम करके लौट जाए। उसके कपड़े और सिर गर्द से भर गए थे। ऐसी अवस्था में डॉक्टर के सामने कैसे हो गया, यानी वो उसके तारा के जो कपड़े हैं, सिर जो है पूरे धूल से भर गया था, तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर के सामने कैसे जाए। परसों 5 बजे लौटा। तारा घबरा रही थी। डॉक्टर नाथ के लौटने में अधिक समय नहीं रहा था, यानी परसों जो है 5 बजे आया तो डॉक्टर नाथ भी अभी आ जाएंगे, ज़्यादा समय उनके आने में नहीं है। तारा ने तुरंत बाल्टी गुसल खाने के नल के नीचे रखकर बहुत साबुन घोल लिया। तौलिए तौलिए बनियान बाल्टी में डाल दी, यानी जो भी वह कपड़े तौलिए बदले हुए हैं वह बाल्टी में डाल दी। परसों ने कहा, धूप थोड़ी देर ही है, कपड़ों का साबुन निकाल कर गुसल खाने से देती जाओगी। तुम दौड़ दौड़ कर साहब बाहर धूप में दीवार पर डालते जाओ, यानी तुम जो मैं कपड़े बाल्टी में से धोकर देती हूँ, तुम बाहर धूप में सुखा जाओ। यह भी ख्याल रखना कोई आता जाता उठा न ले जाए, यानी कोई आता जाता व्यक्ति कपड़े उठा लेने जाए। परसों ने एक बार कपड़े लाकर बाहर फैला दिए थे, फिर लेने जा रहा था कि डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दे गई, यानी परसों ने जो भी वह कपड़े हैं वह बाहर लाकर सुखा दी थी और फिर दूसरे कपड़े लाने के लिए जा रहा था, तभी डॉक्टर साहब की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर की गाड़ी बंगले के फाटक पर पहुंच गई थी। परसों ने दौड़कर फाटक खोला, यानी डॉक्टर की गाड़ी जो है वह गेट पर आई और परसों ने वह फाटक खोला, यानी गेट खोला। डॉक्टर ने गाड़ी भीतर करते हुए दीवार पर सूखते कपड़ों की ओर देखकर प्रशंसा से कहा, वाह, तुम तो बहुत मेहनती जवान हो, कपड़े धो दिए, साबुन कहाँ से लाए। यानी वह परसों से कहती है कि तुमने तो अच्छे खासे अच्छे कपड़े धोए, बहुत अच्छे मेहनती जवान हो, कपड़े धो लिए, साबुन कहाँ से लाए। हुजूर, बीबी जी धो रही है, उन्हीं ने साबुन मंगवाया, यानी वो कहती कि हुजूर बीबी जी कपड़े धो रही है, उन्हीं ने साबुन मंगवाया है। डॉक्टर की नज़र ड्योढ़ी में खड़ी तारा की गाड़ी पर पड़ गई, यानी जहाँ पर आंगन में खड़ी जो तारा की गाड़ी थी वहाँ पर नज़र पड़ी। वह तारा की गाड़ी के पीछे गाड़ी रोक कर सपकता हुआ भीतर गया, यानी तारा की गाड़ी देख कर एक सपकता हुआ, यानी खुद को एक झुंझलाहट उत्पन्न करता हुआ अंदर गया। डॉक्टर साहब आवाज़ दी, तारा सुनो, यह क्या हो रहा है, यानी आवाज़ दी कि तारा सुनो, यह क्या हो रहा है। तारा गुसल खाने में थी। कपड़े धोते समय साड़ी पर छींटे न पड़ जाए इसलिए साड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी थी, यानी वह कपड़े धोते समय साड़ी पर छींटे न उतर जाए इसलिए उसने साड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी थी। ब्लाउज पेटीकोट पहने जल्दी जल्दी शेष कपड़े निचोड़ कर रही थी। गुसल खाने के उठ के दरवाजे से डॉक्टर की आवाज़ सुनी दी, यानी वो कपड़े धो रही थी
तो वह डॉक्टर से का आवाज़ सुनाई दिया। तारा शर्म से मरी गई, यानी तारा एक लज्जा गई। हाथ से कपड़े गिर गए। डॉक्टर कई बार पुकार चुका था, यानी डॉक्टर कई बार आवाज़ दे चुका था। तारा साड़ी पहनने लगी। जल्दी से प्रयत्न में हाथ शिथिल होकर और देर हो गई, यानी तारा जो साड़ी पहनने लगी और वो हाँ थर यानी वह सकपका गई थी, यानी वो भी घबरा गई थी, तो देर हो गई। डॉक्टर झुंझला झुंझला कर तारा को बाहर आने के लिए कह रहा था, यानी डॉक्टर जो है झुंझला कर तारा को आवाज़ दे रहा था। तारा ने कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोला, यानी तारा ने कपड़े पहने और दरवाज़ा खोला। डॉक्टर सामने ही खड़ा था। माथे पर परेशानी के तेवर थे। तारा ने शर्मा कर पीठ फेर ली और गुस्लखाने की दीवार दरवाजे की चौखट पकड़ ली, यानी तारा जो है घूम गई और जब शर्मा कर वहाँ गुस्लखाने की चौखट पकड़ कर खड़ी रह गई। यह क्या कर रही हो, यानी नाथ पूछ रहा है कि यह क्या कर रही हो। तारा पीठ फेरे मोड़ रही। तारा चुप रही। आई आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, इधर इधर आओ। डॉक्टर का स्वर नरम हुआ, यानी कहता है कि डॉक्टर का स्वर नरम हुआ। अच्छा, इधर आओ। तारा ने डॉक्टर की ओर नहीं देखा, सिर झुकाए कह दिया, हम नहीं बोलते, यानी हम नहीं बोलते। यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर कहता है कि यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? तारा मुंह फेरे मौन किवाड़ की चौखट को नाखून से खोदती रही। तुम इधर आओ, यानी तुम इधर आओ, तारा को कह रहे। हम नहीं बोलते, तारा ने मान और लज्जा से कहा। तारा ने एक शर्माते हुए कहा कि हम नहीं बोलते। यह तुम्हारी बहुत ज्यादती है, इधर आओ न, यानी यह तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है, तुम इधर आओ। हम नहीं बोलते। फिर तारा कहती कि हम नहीं बोलते। क्यों? डॉक्टर बोलता है क्यों? हमें खबर नहीं दे सकते थे, यानी हमें खबर नहीं दे सकते कि इतना सारा घर में काम है, इतनी सारी धूल है, फिर भी हमें खबर नहीं दे सकते थे। पर यह क्या किया तूने, यानी वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यह तुमने क्या किया? तारा सिर झुकाए मोड़ रही। तारा जो है सिर झुकाकर मोड़ रह गई। डॉक्टर ने हार कर तारा को कोहनी से पकड़कर गुस्लखाने के दरवाजे से खींच लिया, यानी तारा ने डॉक्टर साहब ने जो तारा का हाथ पकड़ा और गुस्लखाने से बाहर निकाला। तारा में इतना बल कहाँ था कि जवान मर्द की खींच को रोक सकती। रुकने के प्रयत्न में लड़खड़ा कर डॉक्टर के सीने पर गिर पड़ी, यानी वह डॉक्टर साहब ने खींचा और उसके अंदर बल कहाँ था कि पुरुष की ताकत को रोक सके, और तो वह डॉक्टर के सीने पर गिर पड़ी। तारा ने इतना मानसिक संघर्ष और मानसिक व्यथा अपने जीवन में कभी नहीं पाई थी, जितनी मानसिक व्यथा तारा ने कभी नहीं पाई थी। इससे पूर्व यातना और संकट ने उसे मूर्छित और जड़ कर दिया था। इससे पहले जो भी घटित हुआ था उससे वह जो भी यातनाएं थी, जो भी मन के जो उत्साह था, वह एक मूर्छित हो गया था। इस मानसिक संघर्ष और व्यथा में उसकी चेतना अत्यंत उग्र थी, यानी उसकी जो चेतना थी उग्र बन चुकी थी। देश को टुकड़े करने वाला प्रलय अब शांत हो गया था, परंतु उस प्रलय के भीषण भूकंप की पीड़ा उसके शरीर में सदा के लिए रह गई थी। यानी देश का जो विभाजन का जो प्रलय था, वह विभाजन का प्रलय हो चुका था और उस बीत चुका था विभाजन का समय, परंतु उस विभाजन के प्रलय में तारा के शरीर के अंदर एक पीड़ा उत्पन्न की थी, और उस पीड़ा से तारा का जो शरीर है सदा के लिए रह गया था, यानी उसी पीड़ा में तारा का शरीर जो है रहता था। मेरे साथ जो भी हुआ मैं किसी का जीवन कैसे बर्बाद कर दूं, कभी उसे जान पड़ता था पाताल में गिर जा रही है, यानी वह कहती है मेरे साथ जो भी हुआ वह मैं किसी के साथ कैसे कर दूं, मैं किसी का जीवन कैसे बर्बाद कर दूं, कभी तारा को लगता था पाताल में मैं गिरते जा रही हूँ, मैं अंदर फंसते जा रही हूँ। कभी जान पड़ता था स्वर्ग की ओर उड़ जाना चाहती है, स्वर्ग और पाताल उसे अपनी ओर खींच रहा है, यानी कभी लगता था पाताल में ही जा रही हूँ, और कभी लगता था कि स्वर्ग में जा रही हूँ, यानी धरती और आकाश है वह तारा को खींच रहे हैं, ऐसा तारा को लगता था। कर खिन्न भिन्न कर देना चाहते थे, वह सोए भी चाहती थी उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाए, यानी उसका शरीर भी छिन्न भिन्न हो जाए, वह खुद भी चाहती थी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए और आंधी में पत्तों की तरह उड़ जाए, यानी उसका शरीर एक टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए और जो हवा आंधी आ जाए और उसमें वह उड़ जाए, मिट जाए, उड़कर नाथ के चरणों की धूल बन जाए, यानी उड़कर नाथ के चरणों की धूल बन जाए। नाथ ने बहुत संकोच से हिचकते हुए उसके सामने प्रस्ताव रख दिया था, यानी नाथ ने
खुद को रोकते हुए और हिचकते हुए संकोच से उसके सामने प्रस्ताव रख दिया था। तुमने कहा था समय आने पर तुम्हारे विवाह के विषय में ही निर्णय करूँगा। यानी वह नाथ ने बहुत संकोच से हिचकते हुए उसके सामने प्रस्ताव रख दिया था। नाथ ने प्रस्ताव रखा था तारा के सामने, और नाथ ने कहा था कि समय आने पर तुम्हारे विवाह के विषय में मैं निर्णय करूँगा। मेरी आयु अधिक न लगे तो मुझसे विवाह करना स्वीकार करोगी। यानी वह नाथ कहता है तारा से, मेरी आयु तुम्हें, यानी मेरी जो उम्र है ज़्यादा न लगे तो मुझसे तुम विवाह करना स्वीकार करोगी। तारा नाथ के कपड़े धोती हुई पकड़ी गई थी। तारा जो है नाथ के कपड़े धोती हुई पकड़ी गई थी। नाथ ने उसकी बाह पकड़कर घूसल खाने से खींचा तो स्नेह और मान की मूढ़ता में वह रुकते रुकते नाथ के सीने पर गिर पड़ी थी। यानी वह कपड़े धोते हुए पकड़ी और घूसल खाने से, यानी जो वॉशरूम से डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और वो गिरते गिरते नाथ के सीने पर जा पड़ी थी। उस घटना की स्मृति से वह एक पल भी मुक्ति नहीं पा सकी थी। वह उस पृष्ठभूमि में नाथ का ऐसा प्रस्ताव बिल्कुल अप्रत्याशित भी नहीं था, परंतु नाथ का प्रस्ताव सुनकर तारा की गर्दन झुक गई। यानी कुछ बोले ऐसा कुछ अवस्था नहीं थी, लेकिन फिर तुरंत नाथ ने प्रस्ताव रखा और तारा ने जो है प्रस्ताव सुनकर शर्मा के गर्दन झुका ली। तारा की बैठक में उसके सामने नाथ ही था। यानी जहाँ पर तारा बैठी थी उसके बैठक में तारा के सामने केवल नाथ ही था। बिल्कुल चुप जड़वत बैठे रहना नाथ को उचित नहीं लग रहा था। यानी कुछ न बोले और न बोलते हुए भी रहना नाथ को अच्छा नहीं लग रहा था। यानी कुछ बोलने के लिए वह ये कर रहा था। उसने प्यार से रोंदे स्वर में पूछ लिया, कुछ भी नहीं बोलोगी? यानी एक रुंधे स्वर में कहा नाथ ने कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। तारा को इतनी जोर से रुलाई आ गई थी कि उसे उठकर अपने कमरे में चली जाना पड़ा। यानी तारा को रोना आ रहा था और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। वह नाथ को उत्तर देने के लिए रुलाई रोकने का प्रयत्न कर रही थी। यानी नाथ को उत्तर देने के लिए, कुछ बोलने के लिए वह रोना रोकना चाहती थी। उसे पता ही नहीं लगा कितना समय बीत गया। यानी वो रोते रोते उसको कितना समय लगा पता नहीं चला। संयत होकर बाहर आई तो नाथ जा चुका था। यानी वह खुद का रोना थाम कर खुद को संभाल कर बाहर आई तो नाथ जो है जा चुका था। खिड़की से बाहर नजर गई तो सब और बिजली का प्रकाश हो चुका था। तारा आधा घंटे तक रुलाई वश नहीं कर सकी थी। यानी वो आधा घंटे तक रोई और बाहर देखा तो लाइट छा चुकी थी। यानी अंधेरा पड़ गया था। तारा अपनी अभद्रता के प्रति ग्लानि से धरती में गड़ गई। सोचा अभी फ़ोन करके क्षमा मांग ले। फ़ोन पर हाथ रखा तो फिर आंसू बह आए। डर गई बात नहीं कर पाएगी। फ़ोन से हाथ खींच गया। यानी वह फ़ोन पर बात करेगी इसलिए वो फ़ोन उठाना चाहती है और वो फ़ोन पर हाथ रखी और फिर वह खींच जाती है कि नहीं वह ऐसी बात फ़ोन पर नहीं कर, फ़ोन से हाथ खींच गया। यानी वह उसके मन में फ़ोन करने का भी विचार नहीं लेकिन फिर तो एक सिमट गई। तारा ने रात 10 बजे दृढ़ निश्चय करके बैठक के दरवाजे बंद कर लिए। यानी रात 10 बजे तारा ने दृढ़ निश्चय किया और बैठक के जो दरवाजे हैं बंद कर लिए। फ़ोन पर नंबर मिलाया। आंसू बहाते जा रहे थे पर वह होठों को दांत से, यानी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और फिर बात कैसे किए यह भी उसके मन में संकोच था। रोते रोते बात कैसे किए। तो फिर अंतिम था रात के 10 बजे वह बैठक का जो कमरा है उसके दरवाजे बंद कर खुद की आंखों के आंसू संभाल कर वह नंबर मिलाती है। मैं तारा कहते ही हिचकी आ गई। यानी फ़ोन लगा और फ़ोन पर कहती कि मैं तारा, कहते ही हिचकी आ गई। पर उसी सांस में वह कह दिया, क्षमा कीजिए मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ। यानी वहाँ डॉक्टर नाथ का आवाज़ आया कि क्षमा कीजिए मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ। तारा केवल इतनी ही बात कह देना चाहती थी परंतु नाथ ने उत्तर पूछ लिया। यानी तारा इतनी ही बात कर देना चाहती थी कि क्षमा कीजिए मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात कर देना चाहती थी तारा कि मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ, माफ़ कर देना। परंतु नाथ ने तुरंत पूछ लिया, क्या मतलब ऐसा क्यों कहती हो? यानी क्या मतलब ऐसा क्यों कहती हो?
ठीक कहती हो, क्षमा कीजिए, ऐसी ही बात है। तारा ने बहुत यत्न किया, परंतु नाथ को उसके रोने का आभास मिल गया। यानी वह तारा ने प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी क्षमा कीजिए, ऐसी ही बात है, ऐसा वो कर रही है, लेकिन वह रो रही है, इस बात का नाथ को पता चला। इस समय फ़ोन रख दो, मैं वहीं आकर बात करूँगा, नाथ ने कहा। नाथ कहता है कि इस समय तुम फ़ोन रखो, मैं वहीं आकर बात करूँगा। तारा फिर अपने पलंग पर लेट गई, आंचल में मुँह दबाए रोने लगी। यानी तारा जो है फिर पलंग पर जाकर लेटकर रोने लगी। चाहती थी अपने शरीर को आँसुओं में गला-गला कर बहा दे। यानी वो चाहती थी कि अपने शरीर को जो आँखों के जो आँसू है, उस आँसू से शरीर को बहा दो या नष्ट कर दो। पूरनदेवी विस्मित थी, लड़की को क्या हो गया है? अवश्य कोई बहुत विकट पीड़ा होगी। यानी वो पूरनदेवी भी विस्मित थी कि तारा को क्या हो गया है, कुछ कोई तो एक पीड़ा है। तारा ने खाने से भी इनकार कर दिया था। पूरनदेवी बार-बार हाल पूछने जाती थी। तारा ने चिढ़कर अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए थे। यानी तारा को जो है त पूरनदेवी को लगता था कि इसकी तबीयत खराब है, तो वह पूरनदेवी बार-बार पूछती थी। तारा ने चिढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। दूसरे दिन तारा की अवस्था ऐसी थी कि उसे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी। यानी दूसरे दिन वह दफ्तर ऑफ़िस नहीं जा सकती थी, इसकी उसकी विकट अवस्था हो चुकी थी, इसलिए उसने दफ्तर से छुट्टी ली। तारा का मस्तिष्क निरंतर चकरा रहा था, नाथ को कैसे उत्तर देगी? यानी तारा का जो मस्तिष्क में चकरा रहा था, घूम रहे थे विचार कि नाथ को क्या उत्तर दे और कैसे उत्तर देगी। सच्चाई और स्पष्टता के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं था। यानी जो भी सच्चाई है वह बताए बिना दूसरा उपाय नहीं था। रविवार प्रातः 8 बजे ही नाथ का फ़ोन सुना। बहुत प्यार और अधिकार से उसने कहा, तारा इस समय सुविधा हो तो मैं आ जाऊँ? तुम्हारी हाँ सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। यानी रविवार सुबह ही नाथ का फ़ोन आया और नाथ कहते हैं कि यदि सुविधा हो, तुम्हारी यदि इच्छा हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, तुम्हारी हाँ सुनने के लिए मैं व्याकुल हूँ, यानी आतुर हूँ। और डॉक्टर साहब यहाँ ठीक नहीं हो रहेगा, तारा ने बहुत तटस्थ स्थिर स्वर में कह दिया। 9 साढ़े 9 तक वहाँ आ जाऊँगी। यानी तारा कहती कि यहाँ ठीक नहीं रहेगा, वही 9 साढ़े 9 बजे तक वहाँ पर आऊँगी। 7 वर्ष पूर्व तारा के मन में बार-बार आता था, आत्महत्या कर ले। उस समय उसने अपनी अपनी प्रताड़ना की थी। यानी 7 वर्ष पूर्व तारा के मन में आता था कि वह खुद को समाप्त कर दे, आत्महत्या कर ले। उस समय उसने बहुत समस्या झेली थी। इस प्रकार कायरता से क्यों मर जाए? यानी तब वो उतनी परेशानी में नहीं मरी, लेकिन अब वो क्यों मरे कायरता से? जब समय आ जाएगा, मरने से भी नहीं डरेगी। यानी जब समय आने आएगा, तब तो मरने से भी नहीं डरेगी। तारा अपनी गाड़ी में नाथ के बंगले की ओर जाते समय सोच रही थी। तारा जो है नाथ के बंगले की ओर जा रही है और जाते-जाते वो सोच रही थी, आज वह समय आ गया है। इस समय वह अपने आप को बिल्कुल शांत रखना चाहती थी। यानी अब जो वह समय आ गया है, इस समय तारा जो है अपने आप को बिल्कुल शांत रखना चाहती थी। तारा को देखकर नाथ को विस्मय हुआ। तारा के चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान गायब थी। यानी तारा के चेहरे पर जो भी वह चमक थी, मुस्कान थी, खुशी थी, वह गायब थी और वह नाथ देख रहा है। वह पीली सफ़ेद मोम की मूर्ति स्वप्न में चलती सी लग रही थी। यानी उसकी जो चेहरा है वह पीला सफ़ेद था, एक मोम की यानी एक मोमबत्ती की मूर्ति की तरह लग रहा था। नाथ ने ड्राइंग रूम में नहीं, अपने दफ्तर में समीप कुर्सी पर बिठाया। तारा कुर्सी की बाह पर कोहनी टिकाकर मुट्ठी पर कोठी रखे आँख झुकाए हुए थी। यानी वहाँ ड्राइंग रूम में न बैठकर वहाँ अपने ऑफिस में नाथ बैठा और वहीं पर तारा जो है अपनी टोटी को बाहा को जो कोहनी होती है वह टेबल पर कुर्सी पर रखकर उस पर मुट्ठी बांधकर आंखें झुकाए बैठी थी। नाथ ने तारा को 2 पल सांस लेने का अवसर देकर आर्द्र स्वर में पूछ लिया, विवाह के योग्य न होने का क्या मतलब, बताओ तो सही। यानी नाथ कहता है कि तारा को कुछ देर शांत बैठने का, सांस लेने का अवसर दिया, खुद को कंफर्टेबल होने के लिए समय दिया और फिर पूछा आर्द्र स्वर में कि विवाह के योग्य न होने का क्या मतलब है, बताओ तो सही। तारा ने आंखें झुकाए तुरंत उत्तर दिया, मैं रुग्ण शरीर हूँ। शब्द उसके होंठ पर ही रुके हुए थे। यानी मैं जो हूँ रुग्ण शरीर हूँ, यानी मैं जो हूँ बीमार हूँ, बीमार शरीर है। क्या मतलब, कैसे रोग?
नाथ के माथे पर विस्मय के तेवर पड़ गए, यानी कैसा रोग, कैसी बीमारी। तारा ने उसी प्रकार निश्चल आंखें उठाए निसंकोच उत्तर दिया, आपको आपको बता चुकी हूँ, आपसे कभी झूठ नहीं बोली, कुछ नहीं छिपाया। यानी आपसे मैंने कहा है, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। क्या बता चुकी हो? नाथ का विस्मय और बढ़ गया। यानी क्या बता चुकी हो? नाथ का विस्मय और बढ़ गया। आपको बताया बताया था। तारा ने गले का अवरोध किया। अवरोध अवरोध निकला। बन्नी हाथी के मकान में आग लगा दी जाने के बाद भागी थी, तो तारा ने फिर घूंट भरा। यानी वह आपको बताया था, जब भी वह उसके पति सोमराज के यहाँ थी तो उसको आग लगी थी घर में और मैं वहाँ से भागी थी। ऐसा करते हुए फिर रुक रुक कर गले की जो खराश अवरोध है उसको ऐसे करके फिर वह रुक रुक के बोल रही है। यानी एक रुआसी आवाज़ में वह बोल रही है। तारा ने फिर घूंट भरा। गली में से एक गुंडा मुझे उठा लिया। यानी गली में से एक गुंडा जो है मुझे आया और उठा ले गया। नाथ कुछ पल चिंता में चुप रह गया। फिर गहरा सांस लेकर उसने पूछा। यानी नाथ भी चिंता में डूब गया और फिर नाथ ने गहरा श्वास लिया और पूछ लिया, यह कैसे संभव है? इतने वर्ष हो गए, कैसे ख्याल हुआ? यानी यह कैसे संभव है? इतने वर्ष हो गए और अब कैसे ख्याल हुआ? तारा वैसे ही मुट्ठी पर टेउरी टिकाए निश्चल आंखें झुकाए सांस लेने के लिए रुक रुक कर परंतु दृढ़ निश्चय से कहती गई, मुझे कभी कभी बहुत ही सूक्ष्म कष्ट अनुभव हुआ है। यानी मुझे कभी कभी बहुत जो सूक्ष्म अंदर ही अंदर कष्ट जो है, दुख यातना जो है वह अनुभव हुई है। ऐसा था तो तुमने इलाज क्यों नहीं किया? लेकिन ऐसा था तो तुमने इलाज क्यों नहीं किया? सन 1948 में मर्सी के साथ रहती थी तो ठीक से समझती नहीं थी। यानी मर्सी के साथ जब मैं रहती थी तब मैं ठीक समझती नहीं थी। उससे बात करने का यत्न किया था। यानी मर्सी से बात करने का प्रयत्न किया था। उसने अविश्वास से कह दिया था, यह संभव नहीं है। कुमारी को वैसा कष्ट नहीं हो सकता, भ्रम है। यानी एक जो कुमारी है उसको वैसा कष्ट नहीं हो सकता, एक भ्रम है, उसको यातना होना या कुछ तकलीफ होना। वे सब लोग मुझे कुमारी को यानी वे जो लोग सब लोग हैं मुझे कुमारी समझते हैं। उन बातों की सफाई कैसे देती? यानी उन बातों की मैं सफाई कैसे देती? इलाज के लिए इतनी इतनी लांछना और अपमान अपमान कैसे उठाती? यानी इलाज करके मैं इतनी लांछना और अपमान कैसे उठाती? उसने रोग के विषय में कहा था, बरसों शरीर में छिपा रहा है। यानी जो बरसों यानी सालों से ही वह जो शरीर में वह जो रोग है वह छुपा है, कभी सहसा भड़क भी सकता है। सोच लिया था जब वो ऐसी स्थिति आएगी तो लांछना और अपमान उठाने के बजाय आत्महत्या कर लूँ। यानी फिर कभी वह दर्द शरीर में आएगा तो किसी का सलाह लिए बिना या किसी डॉक्टर के पास न जाकर खुद को आत्महत्या करके समाप्त कर लूँ। तारा ने दृढ़ता से अपना कर्तव्य निभा दिया था। यानी जो भी बात है वह बताना एक कर्तव्य था और वह बता दिया था। उठकर चली जाना चाहती थी परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। यानी उठकर तारा जाना चाहती थी लेकिन शरीर ने उसके साथ नहीं दिया। जितना निश्चय और साहस संचय करके आई थी उसका उपयोग कर चुकी थी। यानी जितना साहस और जितने एनर्जी से आई थी वह सब कुछ एनर्जी यहाँ पर खत्म हो गई थी। नाथ कई पल फर्श की ओर देखता चुप रहा, फिर उसने तारा की ओर आंखें उठाई। नाथ जो है फर्श की ओर देखता रहा और फिर कुछ समय के पश्चात तारा की ओर आंखें उठाई, तारा की ओर देखता रहा। बहुत स्पष्ट स्वर में बोला, ठीक है, जो रोग कुमारी को नहीं हो सकता उसका इलाज कुमारी नहीं करा सकती, लेकिन मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि अपनी पत्नी का इलाज कराऊं। मिसेज नाथ को इलाज कराना पड़ेगा। यानी नाथ कहता है कि कुमारी को इलाज कराना ठीक नहीं है। कुमारी को मैं ठीक नहीं करा सकता लेकिन मैं मेरी पत्नी का इलाज कराऊंगा और उस बीमारी से छुटकारा दिलाऊंगा। मिसेज नाथ को इलाज कराना पड़ेगा, ऐसा नाथ कह रहा है। तारा का शरीर कांप जाने से कोहनी कुर्सी की बाह पर से फिसल गई है। तारा का शरीर कांप रहा था और उसकी जो कोहनी है वह कुर्सी पर रखी हुई कांपते हुए कोहनी से वह उसकी
कुर्सी से वह उसकी जो कोहनी है, बाँह है, वह फिसल गई। नाथ ने उठकर तारा की सहायता के लिए उसके कंधों का सहारा दिया, यानी उस नाथ ने उठाने का सहारा किया देना चाहा। तारा ने मुख आँचल में छिपा लिया था। नाथ ने स्पर्श से वह बहुत ज़ोर से काँप रही थी, यानी नाथ ने छुआ तो बहुत स्पर्श से ज़ोर से काँप रही थी। नाथ ने समझा तारा को असुविधा अनुभव हुई है। उसने हाथ हटा लिए, यानी उसने हाथ हटा लिए, तारा को असुविधा हो रही है। पल भर सोचा और फिर वैसे ही निश्चय से कहा, तुम न चाहो तो मेरे साथ कभी न रहना, पर जब तक तुम्हारा इलाज नहीं हो जाता तुम मिसेज नाथ हो। यानी तुम चाहो तो मेरे साथ मत रहना, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मिसेज नाथ हो। यहाँ इलाज कराने में संकोच है तो बम्बई में व्यवस्था हो सकती है, यानी यहाँ पर इलाज कराने में तुम्हें संकोच हो रहा है तो तुम बम्बई या दूसरे शहर में बम्बई में जा सकती हो। वहाँ भी नहीं चाहती तो मैं तुम्हें इंग्लैंड ले जा सकता हूँ, बियाना ले ले जा सकता हूँ। यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं तो इंग्लैंड या दूसरे शहर में भी ले जा सकता हूँ, बियाना। इस क्षण से ही तुम मिसेज नाथ हो, यानी इस क्षण से ही तुम मिसेज नाथ हो। तुम मुझे अपना अभिभावक स्वीकार कर चुकी हो, यह मेरी आज्ञा है। यानी तुम मुझे अपना अभिभावक स्वीकार कर चुकी हो, यह मेरी आज्ञा है, नाथ कहता है। तुम चाहो तो अगले इतवार या किसी भी दिन अदालत में या जहाँ जैसे चाहो विवाह की रस्म पूरी की जाए। यानी वो नाथ कहता है कि तुम चाहो जिस प्रकार अदालत में या किसी मंदिर में जैसे चाहो वैसे विवाह की जो भी रस्म है, जो भी रीति रिवाज है, उसके आधार पर विवाह किया जा सकता है। नाथ फिर कुर्सी पर बैठ गया। कई कई मिनट सोचता रहा। तारा चेहरे से आंचल नहीं हटा रही, यानी नाथ कहीं और कुर्सी पर बैठा रहा, तारा सोचती रही और उसके चेहरे से उसने ढक रखा था, आंचल जो है हटा न सकी। नाथ ने पूछ लिया, अब भी तुम्हें कुछ कहना है? नाथ ने कहा कि अब भी तुम्हें कुछ कहना है। तारा कुर्सी से उठी, नाथ के पाँव के समीप गिर सी पड़ी, यानी तारा कुर्सी पर से उठी और नाथ के पैरों के पास गिर पड़ी थी। नाथ ने खड़े होकर उसे उठाना चाहा। तारा नाथ के घुटने पर सिर दबाकर लिपट गई और फपक फपक कर रोई। तारा जो है उसके घुटने पर पकड़ कर रोने लगी, सिसक सिसक कर। यहाँ पर 17वां भाग समाप्त होता है और यहाँ से 18वां भाग प्रारंभ होता है उपन्यास का। पंडित गिरधरलाल जी ने कई दिन सोच विचार कर मार्च 1956 में कनक की जटिल समस्याओं के संबंध में महेंद्र नैयर को फिर एक पत्र लिखा था। यानी यहाँ फिर 18वें भाग में कनक का चित्रण है। तो इस भाग में क्या दिखाया है, पंडित गिरधरलाल यानी कनक जो पिता है उसने सोच विचार कर मार्च 1956 में कनक की जो भी समस्या है उसका निवारण करने के लिए जो महेंद्र नैयर है कनक का जीजा, उसको पत्र लिखा था। पंडित जी ने पुरी के अंतिम पत्र की बात संक्षेप में बताकर स्वीकार किया। बरखुरदार, पुरी ने बहुत धैर्य से काम लिया है, पर कनक का जालंधर लौटना अब संभव नहीं जान पड़ता है। नहीं, पंडित जी कहते कि पुरी ने जो भी है वह धैर्य से काम लिया है, लेकिन कनक जो है वह जालंधर जाना नहीं चाहती। ऐसी अवस्था में पुरी अपनी कठिनाई सुलझाने के लिए दूसरा मार्ग बनाना चाहता है तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। यानी पुरी जो है अपने जीवन में दूसरा मार्ग यानी दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको रोक नहीं सकते या उसको दोष नहीं दिया जा सकता। कनक भी पुरी के मार्ग में बाधा नहीं बनी रहना चाहती थी, यानी कनक भी पुरी के मार्ग में बाधा नहीं रहना चाहती थी। पुरी चाहता है तो ईश्वर इच्छा मानकर हमें भी उनके विवाह को कानूनी तौर पर समाप्त कर देना मंजूर करना ही पड़ेगा। यानी पूरी चाहता है तो विवाह को समाप्त कर पड़े, यानी तलाक या डाइवर्स जो है वह करना ही पड़ेगा। यह अनिवार्य है तो इसे यथासंभव सद्भावना से कर डालना चाहिए। यानी यदि संभव है, अनिवार्य है तो इसको जल्द से सद्भावना से खत्म कर देना चाहिए। बेटा, इस कठिन काम को तुम्हारे सिवाय और कौन निभा सकता है? यानी जो भी डाइवर्स है, जो भी तलाक है, उसके वो नैयर जो है वकील है और तुम्हारे सिवा इस कठिन काम को कौन कर सकता है, ऐसा वह पंडित जी नैयर से कह रहे हैं, पत्र में कह रहे हैं। विभाजन के बाद से सब प्रकार की कठिनाइयों के में फंसे हुए अपने ससुर की मानसिक यातना की कल्पना करके नैयर को बहुत दुख हुआ। यानी विभाजन के बाद जो भी समस्याओं में फंसे उसके ससुर पंडित जी की मानसिक यातना को देखकर नैयर को एक दुख हुआ। वह कांता से पुरी और कनक के दाम्पत्य के वैषम्य विषय का ब्यौरा सुन चुका था। यानी वो कांता से कनक और पुरी के बीच में जो भी बात है वह सुन चुका था। यह भी जानता था कि कांता ने लाचार
होकर उस स्थिति का कुछ संकेत पंडित जी को भी दे दिया था। यानी कांता ने लज्जित होकर उस बात का संकेत पंडित जी को भी कहा था। नैयर ने समझ लिया कि पंडित जी कनक को समझा सकने में असफल और असमर्थ हो गए। यानी नैयर जो है नैयर समझ चुका था पंडित जी जो है कनक को समझाने में असफल और असमर्थ हो गए हैं। कनक को उसकी इच्छा के विरुद्ध बांध कर तो जालंधर भेज नहीं सकते। यानी कनक की इच्छा नहीं तो फिर उसको ज़बरदस्ती तो जालंधर नहीं भेज सकते। पूरी भी शायद खिन्न होकर तलाक की धमकी दे रहा है। यानी पूरी भी खिन्न होकर तलाक की धमकी दे रहा है। पिताजी परेशान होकर झंझट को समाप्त कर देने के लिए कह रहे हैं, पर ऐसी घटना उनके लिए कितना बड़ा मानसिक आघात होगी इसका भी अनुमान था। यानी तलाक होने के बाद फिर वह परेशानी में जाएंगे पंडित जी, इसकी भी उसको एक अनुमान हो रहा था नैयर को। नैयर ने पंडित जी को सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया, जो अनिवार्य है उसे भाग्य विधाता की इच्छा मानकर स्वीकार करना ही होगा, परंतु मैं एक बार सब पहलुओं पर विचार करके और पूरी से भी बात करके लिखूंगा। यानी नैयर ने लिखा था कि जो भी अंतिम निर्णय है वह तो भाग्य विधाता के इस पर तो होगा ही। मैं यह सब कुछ करने से पहले मैं एक बार पूरी से मिलकर चर्चा करके या पूरी से बात करके मैं फिर आपको पत्र लिखूंगा, ऐसा नैयर कहता है। सभी पहलुओं की ओर देखकर लिखूंगा। पूरी आजकल विधानसभा के अधिवेशन के सिलसिले में चंडीगढ़ में है, उसके लौटने पर उससे बात करूंगा। यानी पूरी जो है जो भी अधिवेशन है उसके सिलसिले में वह चंडीगढ़ में है, तो वह जालंधर आने पर बात करूंगा। नैयर के मन में कई प्रकार के अनुमान थे। वह समझता था कनक को शायद जालंधर नहीं लौटेगी, परंतु पूरी जैसे स्थिति में पहुंच गया था, तलाक और दूसरे विवाह से होने वाली बदनामी की उपेक्षा नहीं कर सकता था। यानी वह नैयर जो है अनुमान प्रकट कर रहा था या सोच रहा था, और नैयर समझता था कनक जालंधर नहीं आना चाहती है, परंतु पूरी जैसे स्थिति में पहुंच गया तो यानी पूरी ने तलाक न देकर दूसरी शादी कर ली तो फिर बदनाम हो जाएगा। वह पूरी की अनंत भीरू प्रकृति से भी परिचित है। यानी पूरी की जो भी वह प्रकृति है, स्वभाव है, उससे वह नैयर परिचित था। कभी सोचता था शायद वह लड़की उर्मिला पूरी के इतनी अनुकूल थी, वह उसकी स्मृति में इतनी छाई हुई है कि पूरी उसे भूल नहीं सकता। यानी जो उर्मिला जो है, उर्मिला को पूरी भूल नहीं सका, फिर उसी के साथ पूरी ने विवाह किया, तो यानी वह नैयर सोच रहा है, अनुमान प्रकट कर रहा है। शायद फिर उसे पाना चाहता है, या यह कनक से पाई घटना की प्रतिक्रिया है। यानी शायद फिर से वह उर्मिला को पाना चाहता है, या कनक से पाई घटना की प्रतिक्रिया है। ऐसी अवस्था में पूरी को समझाना कठिन होगा। यानी ऐसी अवस्था में यदि है पूरी, तो पूरी को समझाना कठिन बात है। फिर भी एक बार टोह लेने में क्या हानि है, यानी फिर भी एक बात करने में क्या हानि है। नैयर एक पर भी नाराज था। यानी नैयर जो है कनक पर भी नाराज था। कनक ने अपनी आंखों सब कुछ देखकर भी विवाह के लिए आग्रह किया था। यानी कनक ने पूरी को उर्मिला के साथ देखा था और फिर भी उसने विवाह किया था। इस बात पर नैयर जो है कनक पर गुस्सा था, और ये बात सही भी थी। यह कितनी बड़ी मूर्खता थी। पूरी ने उस समय उर्मिला को छोड़ देना क्यों स्वीकार कर लिया। यानी उस समय पूरी ने भी उर्मिला को क्यों छोड़ देना स्वीकार किया। गलती तो दोनों की ही थी। यानी गलती दोनों की ही थी। उस समय में कनक गई तो पूरी ने उर्मिला को भी छोड़ा, और कनक ने भी उर्मिला के साथ पूरी को देखा फिर भी विवाह किया। यह दोनों की गलती थी। यानी चाहा तो वहाँ पर पूरी भी कह सकता था कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, उर्मिला के साथ करूँगा, लेकिन कनक भी कह सकती थी कि तुम्हारे साथ उर्मिला है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन दोनों ने भी कुछ नहीं कहा, दोनों को भी गलती थी। अब उन्हें निभाना ही चाहिए। यानी दोनों की गलती थी तो दोनों को भी भोगना चाहिए। समाज में बदनाम होकर दोनों कहाँ मुंह दिखाएंगे। बदनामी केवल उनकी ही नहीं, संबंधियों का सिर भी तो नीचा होगा। यानी बदनामी केवल पूरी और कनक की नहीं है, उसके रिश्तेदार है, संबंधी है, उनकी भी बदनामी होगी समाज में। कई बीमारियां असाध्य होती है, उन्हें जीवन भर सहना ही पड़ता है। कुछ बीमारियां ऐसे होती है उसका इलाज करना संभव नहीं होता है, इलाज करने से ही वह बीमारी ठीक नहीं होती है, उस बीमारी को जीवन भर सहना ही पड़ता है। पूरी जालंधर लौट आया तो नैयर ने उसे फ़ोन किया। क्या बहुत व्यस्त रहते हो, कभी भी मिलना चाहिए। दिल्ली से पिताजी का
पत्र आया है, तुम्हें फुर्सत हो तो मैं आज या जब कहो संध्या समय मिलना चाहता हूँ। यानी पूरी जालंधर आया तो नैयर ने उसको फ़ोन किया और कहा, क्या बहुत आजकल व्यस्त व्यस्त रहते हो? दिल्ली से पंडित जी का पत्र आया था, तुम्हें जब समय मिले तब मैं मिलने आता हूँ और तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ। पुरी ने दिल्ली से आए पत्र की बात सुनकर तुरंत आत्मीय शिष्टता से उत्तर दिया, जीजी जीजी जी जीजाजी जीजाजी 4 दिन पहले ही तो लौटा हूँ, 4 दिन पहले ही लौटा हूँ, ऐसा ही तुरंत कहा। बहुत काम जमा था, यह भी ख्याल था कि आप व्यस्त रहते, यानी बहुत काम था और आप व्यस्त रहते, इसलिए मैंने कहा आपसे बात नहीं की, फ़ोन नहीं किया। मैं ही आ जाऊँगा, यानी पूरी कहता है कि मैं ही आ जाऊँगा, आपके यहाँ कुछ खाने-पीने को मिलेगा, यानी पूरी कहता है कि आपके यहाँ कुछ खाने-पीने को मिलेगा। आप जानते हैं, यहाँ तो मेरे जैसे ही 2-4 मलंग पड़े रहते हैं, भूतों का बासा बना हुआ है, यानी मेरे मेरे जैसे ही 2-4 जो पुरुष ही यहाँ पर रहते हैं, तो भूतों का बासा पड़ा है, यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नैयर नैयर के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से पुरी ने अपनी दयनीय विवशता निसंकोच उसके सामने कह दी, यानी जो भी वह विवशता है पुरी की, वह कह दी। जीजाजी, मैं ऐसी बात भला कैसे सोच सकता हूँ? उम्र चाहे कितनी ज़्यादा नहीं परंतु राजनीति और सार्वजनिक जीवन आदमी को बूढ़ा बना देते हैं। यानी वह पूरी कहता है कि नैयर को, जीजाजी, मैं ऐसी बात भला कैसे सोच सकता हूँ? उम्र चाहे उतनी ज़्यादा नहीं, यानी उम्र कितनी कम क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर की जो जवाबदारी है, जो भी कामकाज है, राजनीति या सार्वजनिक जीवन है, आदमी को बूढ़ा बना देती है। यानी यहाँ एक कहने का मतलब यह है कि उम्र ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो भी उनकी उसके सिर पर जो ज़वाबदारियाँ निभानी पड़ती है, उस ज़वाबदारियों के कारण आदमी का जो उम्र बड़ी नहीं है, फिर भी काम के कारण वह या बोझ के कारण वह बूढ़ा बन जाता है। लोग छीनने और ढकार लेने पर तो कानाफूसी करने लगते हैं। लोग जो है छींकने या कानाफूसी करने में करते हैं, यानी एक दूसरे की बात बताते हैं। मेरा यह कम सामाजिक अपमान है कि मेरी पत्नी मेरे घर पर नहीं रहती, यानी मेरा एक सामाजिक अपमान है कि मेरी जो पत्नी कनक है मेरे साथ नहीं रहती घर पर। आपसे क्या पर्दा है? यदि कोई खामोखा भी उसकी बदनामी में कुछ कह दे तो मेरा अपमान पहले है, यानी वह कनक का कोई अपमान करे तो मेरा अपमान पहले है, ऐसा पूरी नैयर को कहता है। उसका स्वभाव आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वह असहिष्णु है, चलिए मैं ही सह लूँगा, यानी वो कहता है कि उसका स्वभाव जो है असहिष्णु है, यानी वो तो वह सह नहीं सकती, चलिए मैं ही सह लूँगा। घर तो वास्तव में उसका ही है, मैं तो उससे भी कह चुका हूँ कि मैं किसी बात पर ऐतराज़ ही नहीं करूँगा, पर हम दोनों का सामाजिक सम्मान तो बना रहना चाहिए। यानी वो पूरी कहता है कि मैंने कनक से ही कहा है, हम दोनों में कोई ऐतराज़ नहीं करूँगा, मैं कनक के बारे में कुछ ये नहीं करूँगा, लेकिन सामाजिक सम्मान जो है वह भी बना रहना चाहिए। नैयर को अपमान अनुभव ठीक लगा, यानी नैयर को जो भी अनुमान लगाया था नैयर ने, वह अनुमान ठीक लगा। वह मन ही मन कनक की विकृति के मुख्य कारण की बात सोच रहा था, यानी जो कनक क्यों विरक्त होकर रह रही है, यह कारण सोच रहा था। उसका क्या उपाय हो सकता है, यानी उसकी विरक्ति का क्या उपाय हो सकता है उसको लाने के लिए? वह उपाय हुए बिना कनकपुरी के साथ कैसे रह सकी, यानी वह जो उपाय है वह भी जो भी समस्या है उसका निवारण हुए बिना वह पूरी के साथ कैसे रह सकेगी? नैयर और पूरी हम जुल्फ पत्नियों के संबंध से भाइयों की तरह थे, यानी नैयर और पूरी जो थे ये हम जुल्फ, यानी यह कहाँ पर दोनों बहनें, कांता और नैयर जो है ये दोनों बहनें हैं, और कांता का पति नैयर और कनक का पति जो है पूरी है, तो कहा जाए तो दोनों एक भाई जैसे है, भाई की तरह थे। रहस्य की बात भी निसंकोच कर सकते थे, यानी जो भी रहस्य है वह निसंकोच एक दूसरे को बता सकते थे। नायर ने आँख चुराकर अंग्रेजी में कह डाला, यौन यौन रुचियों और प्रकृतियों की विषमता की तो कभी कभी असहाय हो जाती है, यानी वह नायर जो है आँख आँख चुराकर कह देता है कि यौन रुचियों रुचियों और प्रकृतियों की विषमता की भी कभी-कभी असहाय हो जाती है। संकेत पाकर पूरी का गोरा चेहरा अपमान की लज्जा से लाल हो गया। यानी एक वह नैयर क्या कहना चाहता है, यह उसने एक संकेत पाया और वह एक अपमानित हो गया पूरी। उसने अंग्रेजी में ही प्रतिक्रिया दी, मैं ठीक से नहीं समझा, यानी पूरी कहता है कि मैं आपकी बात ठीक से नहीं समझा।
हम लोगों के एक एक लड़की, यानी वो पूरी कहता है कि हमको एक लड़की है जया जो है वह, उसी यदि उपाय न किए होते तो और भी बच्चे होते, यानी उपाय न किए होते तो और भी बच्चे होते। नहीं नहीं, मैं दूसरी ही बात कर रहा हूँ, नैयर ने आश्वासन दिया। यानी नैयर कहता है कि मैं वह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। नैयर ने कहा, मैं केवल अनुमान के आधार पर बात कर रहा हूँ। तुम जानते हो, ऐसी अत्यंत निजी बातें कोई किसी को स्पष्ट नहीं बताता। यानी नैयर कहता है कि ऐसी जो अत्यंत आवश्यक बातें हैं वह ऐसे किसी को कोई स्पष्ट नहीं बताता। कांता का अनुमान या कल्पना ही हो सकती है, यानी कांता का अनुमान या कल्पना हो सकती है। नैयर पूरी से आंखें बचाए तटस्थ बात कहने के ढंग से बोला, यानी तटस्थ होकर बात कहने के ढंग से बोला। यह तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कुछ स्त्रियों के मन में कारण चाहे कुछ भी हो, यौन विषयक आतंक बैठ जाता है। यानी वह नैयर कहता है कि मनोवैज्ञानिक जो मानसिक जो तथ्य है, जो मनोवैज्ञानिक जो तथ्य है, उसके उसके कारण स्त्रियों के मन में यौनिक विषय में आतंक बैठता है। देखने में स्वस्थ स्वस्थ लगने पर भी उनमें वैसी प्रवृत्ति मर जाती है। वेन व्यापार उनके लिए असह्य हो जाए, यानी दिखने में दस्तपुष्ट है, लेकिन जो आंतरिक जो ऊर्जा है या आंतरिक जो भी वह मन का जो उत्साह है वह दब जाता है, वह यह असहाय होता है या नष्ट होता है। ऐसा नैयर पूरी को समझाता है। पूरी समझने के लिए मौन रहा, यानी पूरी जो बात है वह समझने के लिए मौन रहा, कुछ न बोला। साधारण स्वस्थ पति को तो पत्नी का ऐसा असंयोग अन्याय ही जान पड़ा। यानी साधारण जो स्वस्थ पति है उसको पत्नी का ऐसा ऐसा असंयोग, यानी साथ उसको अन्याय ही लगेगा। नैयर ने फिर कहा, परंतु पत्नी साधारण अवस्था में या स्वस्थ न हो, निर्बल या रोगी हो जाए तो वह क्या करे। यानी पति स्वस्थ है लेकिन पत्नी यदि असाधारण है या उसको बीमारी से ग्रसित है तो उसको क्या करना चाहिए। मेरा अभिप्राय है, रोगी को तो रोगी समझकर सहूलियत देनी पड़ेगी। यानी पूरी कहता है कि मेरा अनुमान ऐसा है कि रोगी को बीमार को बीमार समझकर यानी उसको समय देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। नैयर अपनी बात समाप्त कर उत्तर की प्रतीक्षा में था। कनक और पूरी में समझौता कर सकने के लिए उसे उल्टी बात कहनी पड़ी थी। यानी नैयर एक बात को समाप्त कर पूरी की उत्तर की प्रतीक्षा में था और उसको पूरी और कनक के बीच में समझौता करने के लिए ऐसी घुमा फिरा कर या उल्टी बात करनी पड़ी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।